अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। मईशत हमारी किस समत जा रही है, आज के प्रोग्राम में हम इसी बात पे फोकस करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने, शहबाज गवर्नमेंट ने और उनकी टीम ने उड़ान पाकिस्तान का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें फोरकास्ट भी है, जिसमें टारगेट्स भी हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात भी है, तरसीलात ज़र की भी है, कुछ इंसेंटिव्स की भी बात है। तो एक तो हम उस पर बात करेंगे कि जो पॉसिबिलिटीज़ हमें दिखाई दे रही हैं। दूसरा यह है कि हमारा चूँकि बहुत ज़्यादा कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा फोकस रहा है ऑन चाइना पाक इकनॉमिक कोऑपरेशन पे, CPEC वगैरह, और इसी ज़मन में इसी हवाले से हम बात करेंगे। जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज, उनका भी दौरा हुआ चीन का, उसमें क्या हासिल हुआ या क्या हासिल होने के इम्कानात हैं, क्या वो एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन के तौर पे हम उसे समझ सकते हैं कि एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन था एक फॉरवर्ड मूवमेंट का, पाकिस्तान की तरक्की का, टर्न अराउंड का। इसके साथ साथ हम वो जो तमाम मिसकंसेप्शंस हैं, मिसपरसेप्शंस हैं अबाउट चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, जिसमें कह देते हैं जी कि लोग एक आसानी से एक फैशन के तौर पे कि दुनिया की सबसे महंगी इन्वेस्टमेंट या महंगा लोन चाइना से आया, जबकि चाइना वालों के कुछ लोग जो मैं एज ए लेमैन कुछ लोग समझे हैं, वो तो यही है कि वो सरमायाकारी करते हैं और उनके बैंक्स उनके अपने सरमायाकारों को लोन देते हैं। बहरहाल इसमें कुछ रिकवरीज का भी इशू रहा। तो आज हमने इस मौजू पर डिस्कशन के लिए मदऊ किया है जनाब आमिर अली साहब को। आप सीनियर रुकन है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इन चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं और पाक चाइना जो कोऑपरेशन या बिजनेस कम्युनिटी को भी स्पीयर हेड करते हैं। जनाब आपको वेलकम करते हैं। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, एक तो ओवरऑल को हमें थोड़ी सी पिक्चर दें कि हमारी इस वक्त जो समझ है, जाहिर है अभी तो कई माइलस्टोन्स तय करने हैं हमने, कोई इतना आसान तो नहीं है, कई चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं चूंकि आपकी तरह पैसिमिस्ट नहीं हूँ, तो मैं वो चीज़ में बिलीव ही नहीं करता कि जी मर गए, डूब गए, ये हो गया। उसमें तो एक ही रास्ता, अगर हम मरने भी लगे हैं तो मेहनत करते ने जहानत के साथ, एक सिमत मुतय्यन करके। तो क्या सम्मत कोई सही बन गई है या अभी भी उसमें बहुत कुछ करना बाकी है? आपने प्रोग्राम के शुरू में एक बात की उड़ान प्रोग्राम की और उसके अलावा नेक्स्ट 5 इयर्स प्लान की। ठीक है जी। तो मैं आप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मैं कुछ चीजें आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसे दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान कहा जाता है, जिसको इम्प्लीमेंट किया बाद में कोरिया ने और जिसको वो यहां से लेके गए। देखिए ये 1990s में था, ये नो 1950s में, बहुत अर्ली, इट वाज वेरी अर्ली। उसके बाद ही कोरिया की डेवलपमेंट शुरू हुई गालिबन, उसके बाद अयूब ईरा और ये सारे, हाँ अयूब ईरा उसके बाद शुरू हुई थी। ठीक है। तो ये अक्सर लोग अयूब एरा को बड़ा क्रेडिट देते हैं कि जी अयूब के दौर में काम बड़े हुए थे। एक्चुअली वो सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था वो एग्जीक्यूट हुआ था और वो एग्जीक्यूट होते होते अयूब की एरा आ चुकी थी। तो जिससे वो क्रेडिट जो सारे का सारा वो सिमट के चला जाता है। वो ऐसा नहीं है कि वो सारे काम सेकेंड 5 ईयर प्लान में शुरू हुए थे। और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसमें कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी बहुत जरूरी होती है, बिसाइड दैट इट्स पॉलिटिकल विल। और जब आप अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ चलते हैं तो उसके बाद आप जो है ना कामयाबी की तरफ चलते हैं। अभी जो एक अरसे के बाद पाकिस्तान का ये 5 ईयर प्लान, मुझे याद है कि 7वें 5 ईयर प्लान के बाद पाकिस्तान ने मजीद आगे एग्जीक्यूट बनाने किए थे, प्लान बनाने छोड़ दिए थे। इट वाज इन 80s, ये शायद ज़ियाउल हक साहब का दौर था, ये उस दौर की बात कर रहा हूं। तो ये हमारी बदकिस्मती थी। उसके बाद पूरी दुनिया में है विजन होता है, विजन आफ्टर 2030, चाइना का 10 ईयर प्लान है, 2050। चाइना का 10 ईयर प्लान है जनाब। चाइना कभी भी ये नहीं कहेगा कि 10 ईयर प्लान है। चाइना हमेशा कहता है, चाइना इज ऑलवेज बेस्ड ऑन दैट, ओके आफ्टर 10 ईयर वी विल गेट दिस मार्क एंड आफ्टर 50 years then we will get this mark. So they have a continuous plan and we should have a continuous plan as well. Why not? Our economy is traveling in a positive mode and with the consistency. For example, मियां साहब, जब गवर्नमेंट आती है एक पीपल्स पार्टी की, तो उनकी पॉलिसीज जो है वो प्रो एग्रीकल्चर हो जाती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की आती है तो उनकी पॉलिसीज इंडस्ट्री वाली साइड पे चलना शुरू कर देती हैं।
और एक और हुकूमत बीच में आई जिसकी पॉलिसीज पता ही नहीं चला किधर चल गई है। तो ये जब जो पॉलिसीज का क्लैश है ना, ये बड़ा जरूरी है। मैं आज की एग्जांपल देता हूं आपको। आज ही अखबार में मनमोहन सिंह को लेके एक बयान दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा जी कि मनमोहन सिंह फॉलोड द पॉलिसीज ऑफ नवाज शरीफ, सो मे बी इट इज राइट, ही फॉलोड द पॉलिसीज ऑफ नवाज शरीफ। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि मनमोहन ने 10 साल हुकूमत की और उन पॉलिसीज को अडॉप्ट किया और कैरी किया किसने? मोदी ने। यानी एक ऑपोजिशन गवर्नमेंट, एक ऑपोजिशन जमात आके आपकी उन फाइनेंशियल पॉलिसीज के साथ चल रही है। तो इससे कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी, जो आपकी पॉलिटिकल विल पे नहीं होता या पार्टीज का एक खाली मंशूर नहीं होता। अब दुनिया बड़ी आगे चली जा चुकी है। अब दुनिया में जो बात होती है वो ये होती है कि इन 2030 वी विल अचीव दिस माइलस्टोन, इन 2040 वी विल अचीव दिस माइलस्टोन। मैं समझता हूं कि अगर 2018 से पहले आप ये देखें तो पाकिस्तान वाज सपोज्ड टू बी द 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और जो कि हम डिस्ट्रैक्ट हुए और आज हम 40वें नंबर में भी चले गए हैं। तो ये चीजें देखनी बड़ी जरूरी है। मेरा ख्याल है कि ये जैसा इस प्रोग्राम का आपने जिक्र किया है, इस पर मजीद भी बात हो सकती है कि ये बड़ा एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। एंड एनी गवर्नमेंट वो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो इसे डिस्ट्रैक्ट ना करे, इसको ऐसे ही लेके चले और इंशाल्लाह पाकिस्तान की मौशी हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, ये बात हम देखते हैं कि जो कामयाब इकोनॉमीज हैं दुनिया की, उसमें बाकायदा आप जैसे एक इकोनॉमिस्ट हुए, बड़े एक्सपर्ट्स हुए जो हुआ कंसिडर्ड बी एन अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट, उनकी बाकायदा इनपुट के साथ पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है। हमारे यहाँ पॉलिसी फॉर्मुलेशन का कोई तरीकाकार कुछ कंफ्यूजिंग है या कम से कम लोगों को इल्म नहीं है? मैं स्ट्रेट अवे आपकी बात का जवाब देते हुए आई स्टार्ट अप फ्रॉम जापान में कोई भी पॉलिसी बनती है, ट्रेड पॉलिसी बनती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है, तो वो उस पॉलिसी को लेके पहले एसोसिएशन से डिस्कस करते हैं। ठीक है। एसोसिएशंस और चैम्बर्स, दे ऑलवेज एंगेज देम, ओके how much is the incentive you are providing us and what is the profit you are expecting? तो उससे क्या करते हैं कि उस पॉलिसी को फिर एसोसिएशंस एंड चैम्बर्स अमेंड करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आपका टारगेट है $100 बिलियन का, हम आपको $105 बिलियन का की गारंटी देती है, 5% का इंक्रीमेंट। ये गवर्नमेंट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ जापान के साथ जो एसोसिएशंस हैं और जो चैम्बर्स हैं, वो उन्हें श्योर करते हैं कि इफ यू विल अमेंड दिस पॉलिसी लाइक दिस, आप अपने इतना इंक्रीमेंट ले सकते हैं अपने रेवेन्यू में, और वो उन्हें करके देते हैं। पाकिस्तान में मैं समझता हूं अभी तक तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जहां पे हम कंसेंट लें ट्रेड बॉडीज के साथ। मैं चूंकि खुद आई बिलोंग्स टू अ ट्रेड बॉडी और मैं लाहौर चैम्बर का बोर्ड मेंबर हूं, मैं पाक चाइना जॉइंट चैम्बर का बोर्ड मेंबर हूं। इसके साथ साथ मेरा एक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है, जिससे मैं जो चाइना के हवाले से जो मैंने उन्हें काम देखा, मैं सिल्क रूट प्लानिंग का गुडविल एम्बेसडर हूं, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपैक को इनिशिएट कर रही है। तो दिस इज माय बैकग्राउंड। वो लोग हमेशा प्रपोजल लेते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे जो इदारे हैं, जो एसोसिएशंस हैं और जो चैम्बर्स हैं, इनको मोस्ट इफेक्टिवली नाउ आई रियली फील आई एम अ पार्ट ऑफ द लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यस, वी एंगेज द गवर्नमेंट पीपल, वी ब्रिंग देम ऑन अ पेज, वी ब्रिंग देम। आप भी इनवाइट करते हैं, वो खुद भी आपको रिक्वेस्ट करके आते हैं? आप जी बिल्कुल, आपसे वो करते हैं डिस्कशन हमसे। लेकिन मैंने चैम्बर के लोगों को कई दफा कंप्लेंट करते देखा है कि वो कहते हैं जी हमारा इनपुट ये था, गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल ही बुलडोज कर दिया और फिर बाद में अपना इम्पोज कर दिया। तो गवर्नमेंट के भी तो पास कई कंपल्शंस और प्रायोरिटीज का भी एक तूफान होता है ना जी। देखिए, जब पॉलिसी मेकिंग हो रही है, जब एग्रीकल्चर पॉलिसी बन रही है, तो जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर पॉलिसी एक ब्यूरोक्रेट ही अच्छी बना सकता है, एक बिजनेसमैन भी बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है। व्हाई डोंट आवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैव अ कमिटी फॉर एन एग्रीकल्चर पॉलिसी? आप हमें उस बोर्ड पे, उस स्टेक पे रखे तो सही, जहां पे हम जाके अपनी बात आपको बता सके कि हमारी ये बात है, हमारी ये पॉलिसी है, इंडस्ट्री पे हमारी ये पॉलिसी है, फार्मा पे हमारी ये पॉलिसी है।
अगर आप ये थोड़ी सी चेंज कर दें तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इतने % बढ़ा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ये इंसेंटिव दे तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। ऐसी कई एग्जांपल्स हैं। एक वक्त की अगर कैद ना हो तो मैं एक छोटा सा वाक्य है कि जो एक बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की और चिकन बाय प्रोडक्ट्स में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। तो आज से कोई 23-24 साल पहले मुशर्रफ साहब के दौर में मैं उनके साथ इत्तेफाक से एक दफा इस्लामाबाद गया और हमारी मीटिंग थी ट्रेड मिनिस्टर के साथ। और वो क्या थी, वो कहते जी कि हम ग्रैंड मदर पेरेंट्स इंपोर्ट करते हैं एक्स की सूरत में और मदर पेरेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर हमें अभी कोई इंसेंटिव मिल जाए तो हम इतने % इंक्रीज लेके आ सकते हैं। तो आई वॉज लिस्टिंग ऑल दैट। मैंने टैक्स रिलीफ चाहते थे, वो चाहते थे कोई टैक्स, वो चाहते थे कोई रिबेट रिलीफ। अच्छा, रिबेट। अच्छा, मैंने उनकी बात जब सुनी तो मैं वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। मैंने उन्हें मैं कहा उन्होंने, अब मिनिस्टर साहब कहते जी कि इस तरह तो लोग गंदे अंडे एक्सपोर्ट कर देंगे। ही वाज आल्सो राइट। तो मैंने उन्हें कहा व्हाई डोंट यू सेटल अ पैकेज विद PIA कि आपने एक्सपोर्ट तो PIA से ही करने हैं, तो आप PIA से इन्हें कोई इंसेंटिव ले दे, वो इंसेंटिव को ये कन्वर्ट कर देंगे अपने प्रॉफिट की तरफ। सो दिस इज द वे। तो क्या बनेगा? फिर तो गंदे अंडे एक्सपोर्ट हो ही नहीं ना सकते। मतलब आपने रिबेट नहीं बढ़ाया, तो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन भी होती होगी। अब वो आपने रिबेट रेट नहीं बढ़ाया बल्कि आपने वो इंसेंटिव फ्रेट की सूरत में उनको दे दिया। तो दिस इज अ पॉसिबल, यानी कि एक रैशनल अप्रोच हो, तो बहुत सी अप्रोच होनी चाहिए कि हमने सक्सेसफुल कैसे करना है। तो आज भी वो दोस्त मेरे जो हैं वो जब भी मुझसे मिलते हैं 25 साल बाद भी, ये गॉट ओल्ड नाउ, लेकिन वो मुझे याद रखते हैं। तो मेरे वो बचपन के दोस्त हैं। तो नाम लेना कुछ मुनासिब नहीं था। नहीं चले। तो लेट्स सी, ये बहुत सारे तरीके। इसी तरह अपने बिजनेस को अगर एक्टिव करना है, बिजनेस में आपने आज तक एक स्टील इंडस्ट्री एक लगी, वो भी बंद है स्टील इंडस्ट्री। आज मैं पाकिस्तान स्टील मिल में आपको एक, अच्छा, ये वायबल क्यों नहीं रही? ये वायबल रही शुरू में। मियां साहब एक बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया में स्टील मिल प्रॉफिट में नहीं चलती। पूरी दुनिया में ब्यूरोक्रेट है। ये सही बात की है। वो हमेशा वो बड़ी सब्सिडाइज सी प्राइस पे चल रही होती है और उसका काम होता है कि आपकी पैसिव इंडस्ट्री को फीड करना। खुदा के लिए इस बात को समझने की कोशिश करें। गवर्नमेंट सपोर्टेड होती है। स्टील, बाओ स्टील, सेंचुरी स्टील, ये वो चाइना की बड़ी स्टील कंपनी है जिनको गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है कि यू कैन नॉट मेक मच मनी, यू कांट मेक इट। वाई? क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना के दे रहे हो वो प्रोडक्ट कंज्यूम होनी है इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी तो मुल्क की इकोनॉमी नहीं चलेगी। हम हमेशा कहते हैं जी स्टील मिल को, ऑफ कोर्स हम ये तो नहीं चाहते कि अरबों रुपए नुकसान पे चले, लेकिन अगर आप उसको किसी जगह पे एक इवन प्राइस पे भी चलाते, आप उसको थोड़ा बहुत सब्सिडाइज भी करते। आज आप देखिए बेसिक स्टील में, आज स्टील इंडस्ट्री दुनिया की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। आज आपके वेपन्स, आज आपके एयरक्राफ्ट, आपके टैंक्स, आपकी बख्तरबंद गाड़ियां, हर चीज आप यहां से बहुत सारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की इंतहा है कि पूरे सियालकोट चैम्बर ने कभी खड़े होकर ये नहीं कहा कि खुदा के वास्ते यहां पे एक सर्जिकल स्टील की एक फैक्ट्री लगा दी जाए ताकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म हो। उनका रॉ मटेरियल कहां से आता है? सियालकोट वालों का इंपोर्ट करते हैं जी, इंपोर्ट होता है सारा। नहीं, हम क्या कर रहे हैं? जो आयरन ओर था नहीं, सर्जिकल स्टील सारी खाली आयरन ओर नहीं है, 100% इंपोर्ट होता है। अच्छा, नहीं, ये जो स्टील मिल का जो स्टील मिल में रॉ मटेरियल था वो आयरन ओर था। आयरन ओर एक चीज है, लेकिन स्टील मिल कोई एक चीज नहीं प्रोड्यूस कर रही होती। स्टील मिल का बिलेट्स हैं, इंगट्स हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें। बिलेट्स एंड इंगट्स होते हैं, फिर वो किस चीज के होते हैं? उसमें जिंक होता है, उसमें कोबाल्ट होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है, उसमें एलॉयज होते हैं, जो वो एलॉयज मार्केट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेसिंग सेक्शन आल्सो। यस। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें उसको लार्जर कैनवस में देखने की जरूरत होती है। तो अगर हमें एक नहीं कई स्टील मिलों की जरूरत है। ये तो एक स्टील मिल जिसका आपने, मैं मियां साहब आपके तौर से ये बताना चाहता हूं अपनी आवाम को कि आपने उसमें सियासी भर्तियां कर करके आपने सियासी लोगों को अकोमोडेट करके उसका जनाजा निकाल दिया।
उस इंडस्ट्री का जनाजा निकाल दिया जो पाकिस्तान के लिए बैकबोन हो सकती थी। यही कुछ सर पीआईए में क्या हुआ है, यहाँ आपकी रेलवे में क्या हुआ है। और मुझे वो दौर बताते वक्त शर्म भी नहीं आती कि वो एक ऐसा दौर था 80s का कि जहां पे सिर्फ अपने आप को पावर में रखने के लिए आपने बहुत सारी ऐसी जमातों को जो है अकोमोडेट किया, जिन्होंने बाद में आके फिर पाकिस्तान उनकी प्रॉक्सी यूनियंस बनी, उनकी प्रॉक्सी यूनियंस बनी। बहुत कुछ हुआ हुआ है, थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है। हम लोग जो है ना वो माजी से आंखें बंद कर लेते हैं। माजी से आंखें बंद करके आप कभी भी अपने मुस्तकबिल का रास्ते का तयन नहीं कर सकते। अच्छा आमिर साहब, आप इन अ वे आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑलवेज हैज अ लीड प्राइमरी रोल इन मैनेजिंग दी इंडस्ट्री एंड ऑल दैट, लेकिन जबकि आप कहते हैं जी अब बेहतर फॉर्मूला तो ये है कि लेस रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड मोर लिबर्टी एंड फ्रीडम टू द लीवे टू द इंडस्ट्री। एक्चुअली कैसे, कौन सा बेहतर? यू आर राइट, दिस इज द लेवरेज लाइक वी हैव टू प्रोवाइड टू आवर इन्वेस्टर्स। यस, बट आप उनको इंसेंटिव और इनिशिएटिव क्या देते हैं? यू हैव टू गो ऑन अ बोथ साइड। ठीक है, व्हाट इज द इंसेंटिव एंड व्हाट इज द इनिशिएटिव यू आर प्रोवाइडिंग टू योर इन्वेस्टर, इवन ऑन द बैंकिंग सेक्टर, इवन ऑन द पॉलिसी सेक्टर। फिर आप एक सर्टन वैल्यू पे जाके यू इवन सब्सिडाइज इट। हम क्या कहते हैं, हम कई दफा कहते हैं जी चाइना जी फला चाइना जी इंडस्ट्री को बिजली मुफ्त देता, मुफ्त नहीं देता। हाँ, फॉर सर्टन इंडस्ट्री दे हैव द इनिशिएटिव, they have the incentive price for them. Why not? आपके मुल्क में कितनी इंडस्ट्री है और कितनी वो जो कैपेसिटी पावर है, जिसे हमने बड़ी देर तक कहा जी कैपेसिटी पावर पे पेमेंट 2100 अरब रुपए आप कैपेसिटी पावर पे पेमेंट कर रहे हैं। शबाशी साहब ने भी कह दिया 10 टाइम से ज्यादा वो कमा चुके हैं। जी वो बिल्कुल कमा चुके हैं अब तो। उनके इंटेंशन अब है क्या इनको क्या करेंगे? इस गंगा में क्या कर सकते? इस गंगा में सबने नहाया हुआ है, ये वो गंगा नहीं, तो अब क्या होगा अगर वो आप आज रिपेंट कर रहे हैं, फर्ज करें, ये आप पे प्रेशर है, ये आप पे प्रेशर है, ऑप्शंस क्या हैं? ये आप पे प्रेशर है और मैं बड़े साफ लफ्जों में कहूंगा आपकी एस्टैब्लिशमेंट की भी प्रेशर है, और उसी एस्टैब्लिशमेंट का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उनका भी प्रेशर है कि ये कौन से एग्रीमेंट आपने साइन किए हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को मुसलसल दीमक की तरह खा गए हैं। ये कई हजार अरब रुपए वापस लेके आज भी वहीं पे वहीं खड़े हैं। और जी कैपेसिटी पेमेंट, ये किसी दिन वो कोई एक ओपन डिबेट तो हो ना कैपेसिटी पेमेंट, और फिर मैं इन्हें बताऊं कि कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है। उसी दौर में जिस दौर में इसी तरह के आईपीपीस पूरी दुनिया में लगे हैं, ये नहीं कि खाली पाकिस्तान में लगे हैं। आईपीपीस इवन कुवैत में लगे हैं, आईपीपीस इंडिया में लगे हैं, बांग्लादेश में लगे हैं। हम अपने रीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया में लगे हैं तो वो 6 सेंट 6.5 सेंट की प्राइस का आईपीपी का एक सेट फॉर्मूला, इसे थंबनेल प्राइस कहा जाता है कि वो ये प्राइस है कि भाई ठीक है, इन 10 years योर मनी विल बी पेड बैक विद योर प्रॉफिट एंड देन दिस विल बी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। सो बट हमने यहां पे क्या किया, हमने आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट्स में फोरकास्ट शामिल होता है कि आने वाले ऑफकोर्स उसमें सारी चीजें ये उनके अनसॉलिसिटेड प्रपोजल में लिखा होता है कि आने वाले 10 साल, आने वाले 5 साल में आपकी कॉस्ट पूरी होगी, आने वाले 5 साल में प्लस माइनस वेरिएशन भी उसमें, प्लस माइनस वेरिएशन स्पेस दी होती है। और मैं जैसे आपको इंडिया की मिसाल दी, उसी दौर में बांग्लादेश में आईपीपीस लगे 7 सेंट में। आपके पास उस वक्त, ये मुझे 90s के अर्ली 90s के दौर की याद बात है कि मैं तब एक स्टूडेंट था और मैं ये सोचता था कि 6.5 सेंट पर वॉट पे अगर आपकी इंडस्ट्री लगेगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। आज आप अपनी उसी इंडस्ट्री को एक आपने धक्का दिया हुआ है 18 सेंट में, और एक अंधे कुएं में धक्का दिया हुआ है, और वो कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं, आप उन चीजों की पेमेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा मियां साहब मैं आपको करेंगे क्या, वो फिर कहते हैं कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की छड़ी है सामने। नहीं, देखिए बात ये है कि आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की छड़ी मौजूद होती है, लेकिन आपकी कंट्री की सॉवरेनिटी पे भी अगर चीजें होती हैं तो आपके पास वहां पे विल होती है। ये अभी ये जो लाल पीर वाला प्रोजेक्ट बंद हुआ, 2-3 और प्रोजेक्ट बंद हुए, 5 ये भी तो बंद हुए है ना। हाँ जी, 5 बंद हुए, ये भी तो बंद हुए। उसमें कुछ सेफ्टी क्लॉज थी कि अगर आप इतनी प्रोडक्शन, इतना रॉ मटेरियल यूज करके फर्नेस ऑयल ना करेंगे तो फिर उसपे भी कोई हुकूमत अपना कर सकती है इंटरवीन, लेकिन वो नहीं कोई। देखिए, कोई मुझे ये जो सेफ्टी क्लॉजेस थी वो तो इम्प्लीमेंट हुई नहीं। अगर ये कहा जाता है जी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ओके,
हाँ। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की बात करते हैं, आपने जितनी ओवर इनवॉइस प्रोजेक्ट लगाए हैं, आप ये भी बात याद रखिए, ये असल इशू है मियां साहब के आपके प्रोजेक्ट जो थे वो ओवर इनवॉइस थे, आपने पहले ही उसमें से अपना एक सर्टेन प्रॉफिट बाहर निकाला। उसके बाद याद रखिएगा, हम यहीं से आएंगे, अब जा रहे हैं ब्रेक पे, तो जा रहे हैं जी हम एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे जी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एग्जेक्टिव कमेटी के रुकन, एग्जेक्टिव बोर्ड के रुकन लाहौर चैम्बर के जनाब आमिर अली साहब, और हम बात कर रहे हैं मुल्क की इकोनॉमी की, और अभी आईपीपीज की बात हो रही थी। आमिर साहब, एक तो आईपीपीज पे भी आप कुछ बात, वो बहुत बड़ा इंकशाफ हमने किया है, कुछ आपके पास कुछ गुड न्यूज भी हैं, वो भी हम चाह रहे हैं कि अवाम को हौसले के लिए वो बाद में वो भी शेयर करें। पहले तो आप अपनी प्लीज बात। देखिए, आईपीपीज की ना पूरी दुनिया में एक थंबनेल प्राइस होती है कि आपकी जो है इतनी इन्वेस्टमेंट है, ये इसका टर्नओवर होगा, ये इसका पेबैक मॉडल होगा, ये बड़े सेट पैटर्न है। इसी तरह का सेट पैटर्न आपका सोलर पे भी है, इसी तरह का विंड पावर पे भी, ये पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट एक सेट पैटर्न है। यानी हमें कोई रस्तू बनने की जरूरत नहीं है, वो पैटर्न बड़ा अगर कॉपी कर लें तो कॉपी पेस्ट कर लें तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। अच्छा, लेकिन जब आप ये तो आपने मेरा मसला आसान कर दिया। आईपीपीज की जब आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की तो हमारी प्राइसेस ऑलरेडी ओवर इन्वेस्ट थी। हम लोगों ने उस प्राइस से, जिस प्राइस पे इस रीजन में इन्वेस्टमेंट हो रही थी, उससे ऊपर जाके एक तो प्राइस ओवर प्राइस थी ना, एक आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस, टैरिफ भी ओवर प्राइस था। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से भी टैरिफ ऊपर चला गया। हाँ, इन्वेस्टमेंट से भी ऊपर। अच्छा, इन सारी चीजों को हमने आज तक एक हवा में लटका के रखा हुआ है। हम इसको, अभी भी आपके बहुत सारे आईपीपी हैं, और अभी क्या 2 साल पहले, 3 साल पहले भी आपने आईपीपी से मुआहदा किया है। हाँ। चाइना में आज भी आईपीपी से चल रही है उनकी इकोनॉमी, अदरवाइज वो सस्टेन नहीं कर सकते। हाँ। ताइवान है, पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, ये सारे ममालिक ये फोसल ऑयल पे हैं, बट दे आर ओन। आप कैमरे को छोड़े, मेरे से बातें करें, आप हम करते हैं आपस में। जी जी, वेरी लिमिटेड फैक्टर अबाउट इट। अच्छा, तो उसमें कोई चाइना में आईपीपी का पैटर्न क्या है, वो डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स? हाँ, उनकी प्राइसेस वो बिल्कुल बड़ी नॉर्मल है, जैसे कि 6 सेंट, 5 सेंट, 5.5 सेंट, 6 सेंट, 6.5 सेंट। लेकिन स्ट्रिंजेंट स्ट्रेट कंट्रोल है, नथिंग। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। ये लोगों का ख्याल है कि ये वेरी मिसकंसेप्ट। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये ऐसा नहीं है। चाइना में आप इवन चाइनीज इकोनॉमी इतनी फ्री इकोनॉमी है कि ग्लोबली, और फिर आप WTO जैसे एग्रीमेंट्स करके तो आप अपनी इकोनॉमी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको तो पूरी लिवरेज देनी पड़ती है। लेकिन आमिर साहब, प्रोटेक्शनिज्म का तो वो शिकार है ना। देखो, अमेरिका जो प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ लगाता है उस पे, चाइनीज प्रोडक्ट्स पे, वो तो है ना। देखिए, ये तो हर मुल्क का हक है। अब जापान में WTO भी तो टैरिफ्स को करता है ना, कोई ग्लोबलाइज करता है, मॉनिटर ग्लोबलाइज पैटर्न तो बनाया ना। जी बिल्कुल मॉनिटर करता है, लेकिन जब आप एंटी डंपिंग किसी पे भी लगा देती है ना, तो वो उसमें आपको गुंजाइश, डोमेस्टिक इशू हो जाता है। एंटी डंपिंग में गुंजाइश, एंटी डंपिंग जो है वो एक डोमेस्टिक इशू हो जाता है, तो वो उसमें एक है, वो लीवर उनके पास है अमेरिका के कि जी हमारे ये प्रोडक्ट ज्यादा आ गया। अब जैसे ट्रंप ने जो इलेक्शन के बाद कामयाब होने के फौरन बाद उसने कहा, और तब भी मैं किसी ट्रांसमिशन में बैठा था तो मैंने तब इंकशाफ किया था कि ये फौरी तौर पे चाइना की इंपोर्ट पे सैंक्शंस इंपोज करेगा। हाँ। तो उसने अभी पावर में नहीं आया, लेकिन उसने पहले ही कहना शुरू कर दिए कि हम चाइना के साथ ये ट्रेड जो है ना, वो जो है वो बार्गेन करेंगे, और ट्रेड है भी उनका ट्रेड इट इज लाइक जो उनकी ट्रेड है चाइना की और उनकी, इट इज इन बिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियन। मेरे पास एग्जैक्टली फिगर नहीं है जिसको मैं फिगर, लेकिन है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस, ये तो श्योर है। ठीक है, तो उसको, उसका एक टिल्ट किसकी तरफ है? बेनिफिशियरी इज चाइना राइट नाउ। बट चाइना क्या, अमेरिका क्या चाहता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को भी एक एक्सेस दे चाइनीज मार्केट के लिए, लेकिन मैं वहां पे रह के उनको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया। लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो, उनकी मार्केट है चाइना में। चाइना ने तो कोई चीज छोड़ी नहीं, अब वो किस चीज को मंगवाएगा कहीं से? मियां साहब, मैं आपको इंकशाफ करता हूं कि अगर आज चाइना ना होता तो यूरोप की बहुत सारी इंडस्ट्री बैठ की होती है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना के एलैबोरेट करें थोड़ा। यूरोप के जितने फैशन ब्रांड्स हैं उनका सबसे बड़ा बायर इस वक्त चाइना है।
यूरोप के जितने ज्वेलरी ब्रांड है, अमेरिका के जितने ज्वेलरी ब्रांड है, फ्रांस के, स्विट्जरलैंड के, इटली के, इंग्लैंड के, उनके बैग्स हैं, उनके ये मैंने चाइना में देखी है चीजें, ये सारी चीजें, इनका दुनिया का सबसे बड़ा बायर चाइना है। वॉचेस आज भी आपके जो सबसे महंगा वॉच का बायर है दुनिया में वो चाइना है। तो आप ये ना समझे कि उनकी प्रोडक्ट के वहां पे बायर नहीं है, वहां पे बेशुमार चाइना इज इंपोर्टिंग, क्योंकि उनके पास तो सरप्लस है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सरप्लस। अच्छा नहीं, उन्होंने कोई बैरियर भी नहीं लगाए। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं, उनका बड़ा कोई ऐसा जनरस पॉलिसी है, जनरस पॉलिसी है। मैंने ये बात आप सही कह रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर चाइना की टाइल एक्सपोर्ट होती है, तो फ्लोर टाइल, तो चाइना इटली और फ्रांस से बड़ी फ्रीली वहां से इंपोर्ट भी कर रहा है फ्लोर टाइल। तो ये एक इनवर्ड ट्रेंड भी है। फिर वहां पे अगर आपको वॉशिंग मशीन चाहिए तो मोस्टली सीमेंस की मिलेगी। अगर आप जर्मन अगर आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी वहां पे वो कहते जी कि वी नीड अ जर्मन और अमेरिकन कार। लिंकन वहां पे मौजूद है गाड़ी, वहां पे ब्यूक गाड़ी मौजूद है। लेकिन उनकी BYD भी बड़ी मार्वेलस चीज है। they are traveling with an open policy. So उसमें उनको कोई, उनके लिए कोई बॉन्डिंग नहीं है। और no more a country behind the iron curtain, वो जो बात थी वो सारी ऐसे कोई ऐसा नहीं, अफसानवी बातें हैं, अफसानवी बातें हैं ये सब। और अब तो ओपन अप हो गया ना, टू द वर्ल्ड ओपन अप है। आप उसके साथ साथ जब आप इसमें जाते हैं, एयर कंडीशनिंग में जाते हैं, तो दे गो फॉर व्हाइट वेस्टिंग हाउस, दे गो फॉर LG, दे गो फॉर पैनासोनिक, दे गो फॉर हिटाची। उन्हें कैन आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि चाइना इज होप फॉर पाकिस्तान द रिवाइवल ऑन व्हाट फुटिंग, यानी क्या इसका एक ऐसा मैं रिप्लाई करूंगा कि शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए। ठीक है, जो कंट्री अपने लिए खुद पावर पैदा नहीं करते ना, आप दूसरों के डिपेंडेंट रहते हैं। हमें ये कहना कि जी चाइना इज अ होप फॉर पाकिस्तान, नो, ये गलत होगा। पाकिस्तान इज ऑल्सो होप फॉर चाइना। वाह, वंडरफुल, ये सही बात। We have to go for a win-win situation. Why not we consider like this? We need to consider, okay, what kind of Chinese industry is that viable in Pakistan? ठीक है। We can ask that Chinese investor, okay, this is the incentive for the land. अब आप बात कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की। हाँ जी, मैं आपके तवज्जो से एक और चीज आप इनकी नजर में लाना चाहता हूं कि ये कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल पार्क ये लाहौर से 30-40 किलोमीटर दूर है। ठीक है। डू यू नो द प्राइस ऑफ एकड़? 4 करोड़ रुपए एकड़ वहां पे प्राइस है लैंड की, तो आपकी जो कि और बढ़ रही है। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इतनी ज्यादा हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यानी 10 एकड़ पे आपने फैक्ट्री बनानी है। इतना महंगा कर रहे हैं, yes. तो आगे कमाएंगे क्या? तो और फिर आपने उसमें बैंक इन्वॉल्व करना है, ये करना है, वो करना है। टू टेक अ स्टार्टअप यू नीड अनदर 2 years टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री, मशीनरी, और फिर उसको कॉस्ट, ऑपरेशनल लाइफ करने में। तो सर ये चीजें तो हुकूमत के सोचने वाली बात है। ये बात क्या तो देते हैं प्लग एंड प्ले। ओके, वेयर इज वन एग्जांपल? कैन यू सेट मी वन एग्जांपल वेयर यू हैव एस्टैब्लिश्ड दिस काइंड ऑफ सिस्टम वेयर यू कैन गो फॉर प्लग एंड प्ले? नहीं है। कहते हैं जी वन विंडो कोई बड़ी बकवास हम सुनते हैं बड़ी देर से। नहीं तो वो क्या, वन विंडो इज नॉट इन ऑपरेशन एनीवेयर। देखिए मैं कोई बात करता हूं तो वो नहीं करें आप बात। आज मैं तो कहता हूं लोगों को बताएं, वी मस्ट एक्सपोज द थिंग्स, ताकि उसमें कोई बेहतरी की राह निकलेगी ना। देखिए बात यह है कि अगर आपका वन विंडो सही काम कर रहा होता तो आपको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर सही काम कर रहा होता तो आपको SIFC की जरूरत नहीं थी। ये तो बात है, तो आप खुल के कर गई बात आपने, ये तो सही है। यानी हमें इन क्रचेस, अब क्लचेस लेनी पड़गी ना सहारे। हमें ये क्लचेस नहीं होते हैं। आपकी पॉलिसी की एक स्मूथनेस होती है और पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है। किसी भी पॉलिसी में जब आपने किसी जरूरी इंडस्ट्री को अपने अंदर अकोमोडेट करना है तो आप उन्हें कहते हैं कि लैंड इज फ्री, कंस्ट्रक्शन इज फ्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इज फ्री। ये तो कामयाब इकोनॉमीज में है ऐसा है। आप जब अगर आप ये देखें कि आपकी वो इंडस्ट्री आपके $4 बिलियन $5 बिलियन के बजट डेफिसिट को कम कर सकती है, तो आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा लग क्या रहा है? $50 करोड़ लगा दीजिए एक ही दफा।
आप अपने बजट ऑफिसर से बाहर आइए, फिर आप उसकी एक्सपोर्ट की तरफ चले जाना शुरू करें, फिर आप किसे अकोमोडेट करते हैं अपनी लोकल लेबर को। तो गवर्नमेंट को बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे और अपनी डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। डायरेक्शन में मैं दोबारा एक वर्ड यूज करूंगा, दैट इज योर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, योर स्टील कास्टिंग इंडस्ट्री। ये आपकी किसी भी मुल्क की बैकबोन है, और जब तक आप इसमें सही तरीके से काम नहीं कर रहे, आप यहां पे बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने पे, अब तो इतने इतने छोटे यूनिट आ गए कि आपको इतनी बड़ी स्टील मिल की जरूरत ही नहीं है। एसएमईज लेवल पे इतना काम हो चुका है, वो भी कंट्रीब्यूट करेंगी। आप उनको इनिशिएटिव दें, आप उन्हें कहें कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा स्टील इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएं। और स्टील के बेशुमार ग्रेड है, कुछ स्टील इतने महंगे हैं मियां साहब कि आप उसको सोने के मुताबिक तोलते हैं, क्योंकि उसकी हार्डनेस, उसकी टेक्नोलॉजी। आप खाली स्टील का मतलब वो आयरन या वो गैल्वेनाइज नहीं है, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमें स्टील को एक लार्जर कैनवस में देखने की जरूरत। अच्छा, जो 13% पे आया है इंटरेस्ट रेट, इज इट एन गुड इंसेंटिव? ऑफ कोर्स ये बैड गुड जो भी क्या है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छा इंसेंटिव है जिसका इमीडिएट आर द इंडस्ट्रियलिस्ट या पोटेंशियल इंडस्ट्रीज they are converting their attention. Yeah, they are converting their attention. आप ये देखिए कि इन्फ्लेशन रेट वैसे तो 4.9% कहा जा रहा है, वो साथ कहते हैं कोर इन्फ्लेशन 9 है। ये भी एक लफ्ज आता है ना, अब कोर वाले से आगे हम डर जाते हैं सारे कि वो 4% है, वैसे कोर 4.9 नहीं, लेकिन मैं वो कोर वाले में जाऊंगा। मेरा कोर वाली बात सही है, 8-9% तो है, लेकिन आप इसको भी नीचे लेके अगर इन्फ्लेशन वाकई 4.5% हो तो आपका इंटरेस्ट रेट अल्टीमेटली इस वक्त 7-8 होना चाहिए, सिंगल डिजिट में आ गया है ना। जी बिल्कुल, 7-8। तो मैं चूंकि वो नहीं है तो इसलिए लोग तो हमें आप जैसे बताते हैं कि जी स्पेस अब भी है इसको 13 से 7-8-9 तक लाने की। देखिए सिंगल डिजिट में तो ये डेफिनेटली आ सकता है, और उसके बड़े फवायद होंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी। नहीं, अब आर वी मूविंग टुवर्ड्स इन दैट, वी आर मूविंग इनटू दैट डायरेक्शन। मैं आज से आप ही के प्रोग्राम में बैठ के मैंने 1.5 साल पहले कहा था, जब डॉलर 335 का था, कि ये डॉलर 260 का होगा, और तब और तब सब लोग मुझ पे हंसते थे कि ये कौन सा बंदा जो कह रहा है कि जी डॉलर तो 500 का हो जाएगा। मैं कहता था नहीं, ये डॉलर इतने का होगा। आज 2 खबरें दे रहे थे ना, एक रुपया तगड़ा हो जाएगा। आज मैं आपको कुछ और प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मार्च के महीने में पाकिस्तान के रिजर्व्स $20 बिलियन से ऊपर जाएंगे। दैट्स गुड न्यूज़। और मार्च के महीने तक की हमारी पावर सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं उसको देखते हुए पावर टैरिफ कम होगा। अच्छा, मार्च के महीने तक की आपका इंटरेस्ट रेट एक दफा फिर गिरेगा, शायद 11%, शायद 10% कहीं ना कहीं आ जाएगा। 10 भी तो सिंगल के करीब, 10 भी सिंगल के करीब है। और आइडियली अगर आपका खाइपर अगर आज 5% है तो ये उसमें 2%, 2.5% और मजीद ऐड कर लें तो इसमें मतलब इट शुड बी लाइक 8% एट द मोस्ट, ताकि आपकी इंडस्ट्री फ्लोरिश करे, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को कॉन्फिडेंस हो। और ये पॉलिसी फॉर हमारे पास क्लियर होनी चाहिए कि इट इज फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। जैसे हमने उड़ान पाकिस्तान का जब जिक्र किया है, तो उड़ान पाकिस्तान ये कोई एक शहबाज शरीफ की उड़ान के साथ नहीं है, ये तो मुल्क की उड़ान है, ये मुल्क की उड़ान है। और इसको एफिलिएट करे कि ये पॉलिसीज चेंज नहीं होंगी। अल्लाह करे कोई भी वजीर आजम हो, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। जो पाकिस्तान का वजीर आजम है वो हमारा सबका वजीर आजम है, तो हमें उनकी पॉलिसीज को कैरी ऑन करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम इसको कैसे सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मेरे ख्याल के मिनिमम लेवल का एक एग्रीमेंट हो जाए, कंसेंसस सा, कि भी जो एक अच्छी पॉलिसी पे हम गामजन हो गया मुल्क, वो भले कोई मुखालिफ आ जाए, दुश्मन राइवल आ जाए, पॉलिटिशियन जो भी आ जाए, वो फिर उसको कंटिन्यू करे। 3 साल से मैं एक बात कह रहा हूं कि आपके फ्रीज कर दिया जाए, पॉलिटिकल अगर आपके कंसेंसस हो सकते हैं, आपके एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट ऑन इकोनॉमी? आपका चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं हो सकता? किसके साथ नहीं हो सकता? कौन है जो आपको इस चीज से रोक रहा है कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन ना करें? आपको अगर ये कोई नहीं रोक रहा, और दुनिया में पर्सनल कोई विम्स हैं, शायद इडियोसिंक्रेसीज या लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अदरवाइज तो कोई इसमें वजह नहीं समझ। देखिए बात यह है कि आपकी इकोनॉमी चलती है आपके थिंक टैंक के साथ।
हाँ, ये मैं भी आपको पूछ रहा था। आपका जब तक थिंक टैंक नहीं है और थिंक टैंक एस्टैब्लिश नहीं है और थिंक टैंक आपकी प्रपोजल्स को ऊपर नहीं लेके आ रहा, जो आपको लॉन्ग टर्म प्लान दे के ओके बाय दिस वे वी विल जनरेट दिस एंड दिस इज द प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। आमिर साहब, वो तो अनफॉर्चुनेटली थिंक टैंक की जब आप बात सुनने को तैयार हो, समझने को तैयार हो, तो जब टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहे कि आई एम ऑल नॉलेजेबल, तो वो तो फिर थिंक टैंक भी बर्बाद नहीं होता। हम सब देखें, आई गॉट अ लिमिटेड नॉलेज। अगर आप मुझसे सियासी गुफ्तगू करेंगे तो शायद मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब ना दे सकूं। इसमें अगर मुशावरत करेंगे तो यहाँ तो ओवर सेंट्रलाइज पार्टी हायरार्की है कई जगह पे, तो ओवर सेंट्रलाइजेशन में तो आप फिर थिंक टैंक को भी इग्नोर कर देते हैं, उनकी अच्छी सोच को भी कर ये चीजें अब कुछ ऐसा रहा है, कुछ दौर ऐसे आए हैं। एक चीज ना आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये थिंक टैंक्स क्या हैं कि जब अमेरिका अपनी बात करता है अमेरिका की, तो वो कहते हैं तो चलते ही थिंक टैंक से, वो कहते हैं जी कि कैपिटल हिल इज मेकिंग दिस पॉलिसी एंड देन पेंटागन इज मेकिंग दिस पॉलिसी। अब Capitol Hill is a think tank and Pentagon is their implementing arm, यानी their general GHQ। So वो पूरी दुनिया में वो एक अनाउंसमेंट देते हैं कि पेंटागन हैव अनाउंस्ड दिस पॉलिसी। पेंटागन, तो आपके अगर अमेरिका में बैठ के पेंटागन हैव अनाउंस्ड दिस पॉलिसी, तो अगर यहाँ पे कोई GHQ वाला कोई पॉलिसी पे बात, तो SIFC को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं SIFC को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। अच्छा। मैं उनके सिस्टम को, मैं SIFC को जस्टिफाई कर रहा हूं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं उनके सिस्टम को प्रोटोकॉल नहीं दे रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है कि आई अंडरस्टैंड, समझ। हाँ, आपको आप SIFC को करें, आपके लोगों को अगर आप लोगों को रिलीज मिले, लाइफ में चाहिए, बेहतरी आए, प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। आप की मैं अगर इजाजत दे तो ये भी मोहतरमा मरियम साहिबा, हाँ, इनका क्या कोई she made a long visit to China। इसमें सुना उन्होंने कुछ कॉर्पोरेशंस भी विजिट की, कोई AI का भी कोई शायद प्रोजेक्ट, कोई देखिए एनवायरनमेंट पे भी उन्होंने कोई बात की। हाँ जी, बिल्कुल। एनवायरनमेंट तो जिस तरीके से बीजिंग ने अपने एनवायरनमेंट इश्यूज को कंट्रोल किया है, अपनी आंखों से देखा। मैंने भी जब भी आप जाते रहे, एक मर्तबा हम चाइना लैंड किए तो स्मोक ही स्मोक थी, फिर उससे अगले साल गए, फिर थोड़ी कम हुई, फिर जब 2 साल के बाद गए तो स्मोक नजर ही नहीं आई। तो ये इन्वायरमेंटल इश्यूज को उन्होंने कैटर किया है, उन्होंने अपनी इन्वायरमेंट को, और उसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ये बड़े छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिससे आप इसको कैटर कर सकते हैं, जिनको जोड़ के AI पे भी बात की, लेकिन AI पे जैसे मोहतरमा मरियम साहबा ने बात की ज्यादातर रोबोटिक एग्रीकल्चर के बारे में, मैं कुछ उससे जरा ज्यादा मुत्तफिक इसलिए नहीं हूं कि पाकिस्तान में चीपर लेबर अवेलेबल है। यहाँ पे तो आपको $100 का किसान मिल जाता है पर मंथ पे, तो हमें उसकी बजाय हमें जाना चाहिए छोटी एग्रीकल्चर मशीनरी, जो कि अब वो वक्त नहीं है कि बड़े बड़े हार्वेस्टर हों, बड़े बड़े प्लोर्स हो, बड़े बड़े ट्रक्स हो। अब तो ऐसे चाइना में ये चीज बहुत है, अब तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, आप उनके साथ आपने उनके फार्मलैंड्स भी विजिट किए होंगे, मैंने भी किए उनके, तो आप उनके इन चीजों को यहाँ पे हाईलाइट करते, आप उनको यहाँ पे ये कहते कि आप अपनी एसोसिएशंस को पाकिस्तान में लेके आए कि जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की लोकल नीड्स के मुताबिक हमें डेवलप करके दें, जो कि हमारे यहाँ पे छोटी छोटी मशीनें हैं, तो हम अपने किसानों को सब्सिडाइज प्राइस पे वो मशीनें दें। वो सब्सिडाइज प्राइस पे मशीनें दी जाती तो उससे क्या इंपैक्ट आता है कि हमारे किसान की जो यील्ड है। फिर एक और सेक्टर में मैं बात करना चाहूंगा कि ऑल्दो मैडम समझते हैं कि अगर इंडस्ट्री के जेस्टेशन पीरियड लंबा है, 2 साल 3 साल 4 साल, तो उसके दौरान एग्रीकल्चर का तो बहुत ब्रीफ पीरियड होता है ना मैच्योरेशन का, तो इस पे अगर फोकस करके हम सरप्लस पैदा करें पाकिस्तान, वैल्यू एडिशन जैसे आपने कहा, एग्रो बेस्ड, पहली बात ये कि एग्रो बेस्ड और फिर वैल्यू एडिशन, ये 2 चीजें हैं। ठीक है, हमें पहले रहना पड़ेगा एग्रो बेस पे। एग्रो बेस क्या है कि आपकी जो यील्ड है, आपको पता है चाइना में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर के बराबर मैंने देखा वहां। एग्रीकल्चर प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने एक कंपनी बाय की थी आज से कुछ साल पहले स्विट्जरलैंड से,
और वो हाइब्रिड सीड्स की 40-50 सेकंड्स हैं इसमें। आपको इसमें आप कोई गुड न्यूज को 1 2 3 अगर सुनाना चाह रहे हैं मजीद? गुड न्यूज मेरे नजदीक ये है कि सीपैक एक्टिव हो रहा है और शिपमेंट्स स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम खुंजराब वाया गवादर। तो ये भी एक बहुत बड़ी मूव है, जिसका मतलब ये है कि अब ऑपरेशनल हो गया, ग्वादर सी पोर्ट अब ऑपरेशनल हो गया, फुली ऑपरेशनल हो गया। और अब जितनी शिपमेंट्स जो वेस्ट ऑफ चाइना से अगर वो ऑपरेशनल होना शुरू हो गई, और उसका जो इमीडिएट इंपैक्ट आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कि वो चाइनीज अपने ट्रक्स नहीं लेके आ रहे, ठीक है, वो ट्रकिंग भी हमारी होगी, लेबर भी हमारी होगी, ट्रांजिट फी भी हमारी होगी। दिस ऑल विल स्टार्ट टू पे अ पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी। यानी कि ये $1 बिलियन की रेवेन्यू हमने वही पैसे कमाने हैं जो हमने रीइंबर्स करने हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए। हमने वो पैसे कोई अपनी पॉकेट से नहीं देने, हमने जो ट्रेड रूट से पैसे। आमिर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन कि इज इट ऑन BOT बेसिस है? मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर BOT बेसिस। ग्वादर भी यानी कि अगर हम उनका रीपे कर देते हैं, समझे, हाँ, तो 5 साल में 10 साल 16 साल 18 साल का इसका पीरियड है, फिर थोड़ा सा, और उसमें भी वी हैव द गारंटीज फ्रॉम द चाइनीज साइड दैट दे विल ट्रांसपोर्ट अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कंटेनर्स बाय यूजिंग दिस पोर्ट। सो दिस विल लाइक वी डोंट हैव अ लायबिलिटी ऑन अस। इट इज नॉट लाइक व्हाट द इंडियन मीडिया दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द डेट ट्रैप। एक्चुअली वो तो कहते हैं डेट ट्रैप भी है, चीन के गुलाम हो गए आप, दे आर रॉन्ग, और वो उन्होंने कब्जा कर लिया है। No. China, they never do like this. They are not an interventionist mindset ही नहीं है उनका. They don't have this mindset. They will bring you on this platform on a win-win situation. And win-win situation is between China and Pakistan. Both can make money and both can make a progress. And the motive of this motive of the chairman Xi Jinping is to share a common future. And to share a common future is for all this region. So why not we active ourselves? Yeah, this is our fault. It is not from the अब आप समझ रहे हैं कि we are active now? Yes, partially the things are moving, but it should have been more active. Faster pace पे जाए. On a faster pace. ठीक है, exactly जनाब. Thank you very much for coming, आमिर अली साहब, आपने बहुत शुक्रिया, और आपने खास तौर पे पॉजिटिव अंडरटोन पे आज का हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। पॉजिटिव अंडरटोन यही है कि आज हमें कुछ चीजें मुल्क की इकोनॉमी सही सिमत में जाते दिखाई दे रही है। चैलेंजेस बहुत हैं, पिटफॉल्स भी हैं, कुछ एक्टिव होना भी ज़रूरी है, और चीज़ों को समझ के और थिंक टैंक्स की मशावरत से जो लोग समझते हैं चीज़ों को, उनसे समझ के बजाय कि हम ओवर सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी मेकिंग करें तो फिर आगे बढ़ेंगे तो मंजिल दूर नहीं है। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।